दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर सिविल सर्विस में। चैनल का नाम है द ब्यूरोक्रेसी और आप सभी को उत्तराखंड के स्थापना दिवस की बधाइयाँ। और आज उत्तराखंड को बने हुए 23 साल पूरे हो चुके हैं। तो फिलहाल एक नज़र हम उत्तराखंड के नक्शे में डाल लेते हैं। ये रहा उत्तराखंड का नक्शा। इसमें 13 ज़िले हैं। इसकी राजधानी फिलहाल राजधानी देहरादून है, जबकि इसकी परमानेंट राजधानी को लेकर अभी भी गैरसैंण को मतलब एक भविष्य की राजधानी के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन वो समर कैपिटल के रूप में स्थापित हो चुकी है। उत्तराखंड के बनने के पीछे की जो कहानी है उसको जान लेना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी राज्यों के बनने के लिए जानना ज़रूरी होता है। तो उत्तराखंड लंबे समय तक उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा, ये आप जानते ही हैं। लेकिन उत्तराखंड क्योंकि एक पर्वतीय राज्य है तो इसको एक पृथक रूप से बनाने के लिए मांग आज़ादी से पहले से ही शुरुआत उसकी हो गई थी, ठीक। और उसके प्रमाण हमको मिलते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, 1938 का समय था। तो सिलसिलेवार तरीके से हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि उत्तराखंड की फॉर्मेशन आखिर ऐसे ही हो गई या इसके पीछे काफ़ी लंबा संघर्ष है। तो उसके कुछ मुख्य बिंदु आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसकी शुरुआत 1938 में श्रीनगर में एक कांग्रेस का आयोजन हुआ था। कांग्रेस का स्पेशल सेशन था क्षेत्रीय स्तर पे। वहाँ पर इस मांग को उठाया गया था सबसे पहले। और मज़े की बात यह है कि इस सम्मेलन में नेहरू जी ने भी हिस्सा लिया था और इस प्रकार की मांग का समर्थन भी किया था। ये श्रीनगर उत्तराखंड वाला श्रीनगर है, कश्मीर वाला नहीं, ठीक। उसी वर्ष गणदेश सेवा संघ की स्थापना होती है, जिसका गठन किया था श्रीदेव सुमन ने, ठीक। श्रीदेव सुमन का नाम आता है इसमें, इन्होंने इसका गठन किया था। 1946 में जैसे समय आगे बढ़ रहा है हम ये भी जान रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई भी चरम पे हो रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। लेकिन उत्तराखंड के स्तर पे भी उत्तराखंड की सेपरेशन स्टेट को स्थापित करने के उद्देश्य से भी संघर्ष जारी था और डिमांड्स बीच बीच में उठती रहती थी। तो एक कॉन्फ्रेंस हल्द्वानी में हुआ है, हल्द्वानी में ही हूँ इसमें मैं, 1946 में, जिसकी अध्यक्षता बीडी पांडे ने की थी। और इसमें अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने भी इस प्रकार की डिमांड को दोहराया था। इस प्रकार की किए जाने वाली जो मांगें थी, इसको फिलहाल उस समय के सबसे बड़े नेता उत्तराखंड के थे गोविंद वल्लभ पंत, उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता नहीं समझी होगी उन्होंने, क्योंकि अभी देश ऐसे दौर से गुजर रहा है कि अभी देश को आज़ाद कराना जरूरी है, ठीक। 1950 में ये सारी बातें जो हम पढ़ रहे हैं, ये उत्तराखंड फाउंडेशन जो हुई है 9 नवंबर को, उससे पीछे के जितने भी संस्थान थे उसी उद्देश्य से बनाए गए थे, उत्तरांचल राज्य को बनाने के लिए। ये उन सब के बारे में पढ़ा जा रहा है। तो 1950 में किसकी स्थापना करी गई? पर्वतीय विकास जन समिति की। इसी मांग को दोहराया गया। अच्छा, हम जानते हैं कि 1947 के बाद भारत में कई क्षेत्रों में हम देखते हैं कि वहाँ पर सेपरेट स्टेट बनाने की मांग उठती है, और ऐसी पहली मांग उठती है वहाँ पर तेलुगु भाषाई क्षेत्र में। तो आप जानते हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ था, ये आप जानते ही हैं। और उसके बाद 1955 में फजल अली आयोग की रिकमेंडेशन आई थी और उसको 1956 में लागू कर दिया गया था। तो फजल अली आयोग में जो बातें कही गई थी, सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया काफ़ी हद तक। और उसमें ये बात कही गई थी कि भाषाई आधार पर या भौगोलिक आधार पर या प्रशासनिक आधार पर भी नए राज्य का गठन किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जब इस प्रकार के रिकमेंडेशंस सरकार के पास पहुंचे थे तो उत्तराखंड में भी एक नई उम्मीद जगी थी कि हाँ, अब हम इस आधार पर क्या कर सकते हैं, स्टेट फॉर्मेशन की मांग को फिर से बढ़ा सकते हैं। उससे कुछ साल पहले 52 में पीसी जोशी नाम के व्यक्ति हैं जो सीपीआई के सेक्रेटरी थे, इन्होंने भी इस प्रकार की मांग को दोहराया था, लेकिन फिर से गोविंद वल्लभ पंत ने अस्वीकार कर दिया था उस समय मांग को, ठीक। इसी प्रकार देखते हैं 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना करी गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डीके पांडे थे। 1969 में पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना करी गई। तो ये जो सारे नाम आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये दरअसल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट हैं कि आपको 4-5 नाम दे देगा और आपसे कहेगा कि इन सब की जो स्थापना हुई है इसको क्रम में लगाइए, ठीक है। ये खाली हम इन जनरल जो मुख्य चीज़ें हैं उनको देख रहे हैं, उसके नाम
उनके संस्थानों की स्थापना किस वर्ष हुई थी, और इन सबका संबंध किससे है? उत्तराखंड राज्य को बनाने से था। 1972 में उत्तराखंड परिषद की स्थापना हुई, उत्तरांचल परिषद की स्थापना हुई। 1969 में 79 में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना हुई है। और उसी वर्ष एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था उत्तराखंड क्रांति दल। इसका नाम क्या है? उत्तराखंड क्रांति दल। ठीक, ये हम समझ सकते हैं कि ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी क्षेत्रीय है, कहते हैं उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी थी यही थी। और इस पार्टी के बनने के बाद इसके कई विधायक आपको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठे हुए दिखाई देंगे, और उन्हीं विधायकों ने उत्तराखंड की सेपरेट स्टेट की मांग को जरूर आगे बढ़ाया होगा। तो ये स्थापना काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब उत्तरांचल बन गया, उत्तराखंड जिसको हम कहते हैं, अब हम देखते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल की जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो काफ़ी वीक हो गई, आंतरिक कलह का शिकार हुई ये पार्टी। और हम देख सकते हैं कि जिस पार्टी ने सर्वाधिक योगदान दिया था उत्तराखंड को बनाने में, कभी भी सत्ता में नहीं आ पाई। और उत्तराखंड में हमेशा दो ही पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश रही आज तक, बीजेपी और कांग्रेस। ये पता नहीं कहाँ है। बहरहाल 1987 में उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना करी गई थी। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वालों में से भी हैं। और इसकी स्थापना करी थी शोभन सिंह जीना ने। शोभन सिंह जीना जी के नाम से कई सारे परिसर यहाँ पर हैं। अल्मोड़ा का डिग्री कॉलेज का जो कैंपस है वो है, हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल है वो भी इन्हीं के नाम पे है, शोभन सिंह जीना। खटीमा कांड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट माना जाता है उत्तराखंड राज्य के निर्माण में। दरअसल हुआ ये था कि 1994 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, और उन्होंने नई आरक्षण नीति लागू कर दी थी जिसमें 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाना तय हुआ था, और 21% एससी को और 2% एसटी को। इस नई आरक्षण नीति का विरोध करने के लिए खटीमा नाम की जगह में, जो कि उधम सिंह नगर जिले में आती है, वहाँ पर छात्रों और पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया। परंतु वहाँ की पुलिस ने, लोकल पुलिस ने आंसू गैस और गोलियां चलाई, जिसमें संभवतः कई लोग मारे गए। तो इस पूरे इवेंट को खटीमा कांड कहा गया है। ठीक, जिसे हम राज्य निर्माण से जोड़कर देख सकते हैं। मसूरी कांड का संबंध खटीमा कांड से ही है, क्योंकि इसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए मसूरी में भीड़ एकत्र हुई थी और वहाँ भी गोलीबारी हुई। ये घटना उसके अगले दिन 3 सितंबर 1994 की है। दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए सरकार द्वारा अनुमति मिलने के बाद उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों से दिल्ली में एक रैली का आयोजन किया जाना तय किया गया था। परंतु राज्य सरकार ने यह भी निर्देश दे रखे थे कि किसी भी प्रकार से ये आंदोलनकारी दिल्ली ना पहुंच पाए। रामपुर तिराहा नाम की एक की जगह है जहां पर पुलिस के संबंध में संदेह की बातें कही जा सकती हैं कि उनके अमानवीय कृत्य के कारण कई सारी महिलाओं के साथ दुराचार किया गया, ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं। तो इस पूरे इवेंट को क्या कहा जाता है? रामपुर तिराहा कांड। ये 2 अक्टूबर 1994 की घटना है, गांधी जयंती वाले दिन। इसी प्रकार एक और कांड हमको देखने को मिलता है गढ़वाल में, श्री यंत्र टापू कांड कहते हैं। ये है 1995 का। डिटेल में जब आप पढ़ेंगे इसको उत्तराखंड की मेकिंग के संबंध में, तब सारी बातें आपको इसको पता चलेंगी कि मामला क्या था। 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवेगौड़ा, और उन्होंने लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा करी थी पहली बार कि वो उत्तरांचल राज्य गठित करेंगे। ऐसी बात उन्होंने कही। ठीक, 27 जुलाई सन 2000 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। एक और कहाँ भेज दिया गया हो गया उसको, ये तो आपको पता ही होगा कि बिल जब विधानसभा में पास होकर नए राज्य निर्माण के संबंध में कहाँ भेजा जाता है? संसद में। और संसद ही तय करती है कि राज्य बनना है या नहीं बनना। अगर संसद चाह लेकिन नहीं बनेगी तो ये बिल किसी काम का नहीं है। फिर कहाँ भेज दिया गया? पार्लियामेंट में।
1 अगस्त सन 2000 को बिल पास हो गया लोकसभा में, 10 अगस्त को हो गया राज्यसभा में, 28 अगस्त को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने भी मंजूरी दे दी और ये बिल क्या बन गया, विधेयक। और इस आधार पर 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल भारत का 27वां राज्य बनकर स्थापित हुआ और सन 2007 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया, जैसा कि वेदों और पुराणों में है। तो आज हम इसको उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड को बने हुए आज 23 साल हो चुके हैं और इन 23 सालों में हमने क्या पाया ये जान लेना भी जरूरी है। उत्तराखंड की राजनीति दरअसल अस्थिर राजनीति मानी जाती है। 23 सालों में हमने 10 मुख्यमंत्री के कार्यकाल को देखा है, जो यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाता है। तो काफ़ी ये चिंतनीय विषय है कि इस पर किस तरीके से नियंत्रण किया जाए कि एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करी जाए। ठीक, हिमाचल प्रदेश का गठन भी इसी आधार पे हुआ था, लेकिन बहुत पहले हो गया था 1972 में। और वहाँ हम देखते हैं कि सरकार की स्थिति काफ़ी स्थिर रहती है। पिछले 50 सालों में हम देखते हैं कि 5 या 6 ही मुख्यमंत्री हुए हैं वहाँ आज तक, जो वहाँ की राजनीति की स्थिरता को दर्शाता है। जबकि वही हालात, वही क्लाइमेटिक कंडीशन, वही भौगोलिक स्थिति उत्तराखंड के पास तो फिर भी प्लेन्स का एरिया है, देहरादून के नाम पर है, हरिद्वार है, पूरा उधम सिंह नगर है, पौड़ी के पास काफ़ी प्लेन वाला इलाका है, नैनीताल जिले में भी काफ़ी मैदानी क्षेत्र हैं और हिमाचल प्रदेश में तो इतना भी नहीं है। तो अगर हम तुलना करें इन 2 राज्यों की तो हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश थोड़ा आगे हमको नज़र आता है। ठीक है, तो जल्दी ही हमें उत्तराखंड के राजनीति पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमें काफ़ी गहरे चिंतन की आवश्यकता है। अगर हमको उत्तराखंड को एक प्रगतिशील राज्य बनाना है तो हमें सबसे पहले वहाँ की राजनीति को क्या करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा। जिसके लिए यहाँ की जनता को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार लेक्चर खत्म करने से पहले पुनः आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ बने रहिए और जो भी कोर्सेज स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मौजूद हैं उसको परचेज़ कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित भी कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी ही। ऑल द बेस्ट।